Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. And today we are going to discuss about the coronavirus. And then in the second part of our the program, we are joined by the financial consultant, Mr. Mahar Nazakat Ali. And in the end of the program, we will be joined by Mr. Raja Zishan, who is the lawyer as well as the human rights activist as well. So in the first part of my program, I will be joined by the Dr. Imran Gohar. Actually, he is with me now. Welcome to the program, sir. Thank you very much for inviting me. Yeah. In the first part of the program, we will be discussing about the coronavirus as we are discussing it from last couple of programs. But now we will see what is the real situation now at the moment in the whole world, UK, and in particularly in Pakistan as well. So this program again we will be doing in Urdu so that our the most affected Pakistani brother here and in Pakistan they can understand what precautions we should take regarding this illness, coronavirus. तो सर पहले तो आपको दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ सर, बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम निकाला है ने। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वक्त अगर कोरोना वायरस की ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आज जैसे मैं न्यूज़ को देख रहा था और पढ़ रहा था, थोड़ा सा अपडेट अपने नाजरीन और लिसनर्स के लिए कि आज मोरक्को के एक सिटी तंजीर को उन्होंने फिर दोबारा से लॉकडाउन किया है क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे। सेम हमारे पाकिस्तान के अंदर तो जैसे एक सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी करूँगा और एडवाइस भी लोगों को आप एडवाइस करें कि आगे क्या करना है क्योंकि बकरा ईद आ रही है, ईद उल अज़हा। इसी तरीके से वेल्स के अंदर आज उन्होंने अनाउंस किया है कि फ्रॉम 27th of July दे आर मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर everyone to wear a mask if they are using the public transport. Same is our the Justice Secretary. He is saying that we should make it compulsory. And the Boris Johnson, he's asking people to wear masks while they are going into the shops. And overall situation, number of cases, in Pakistan, 2,51,625 total confirmed cases हैं, जिसमें से 5,266 अमवात अब तक हो चुकी हैं। जबकि अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर देखें तो वो तकरीबन 1,29,00,000 के करीब केसेस हैं और रिकवर्ड जो हो चुके हैं वो तकरीबन 70 लाख के करीब हो चुके हैं। जबकि यूके के अंदर अब तक जो टोटल केसेस हैं मेरे ख्याल में वो 1,20,000 के करीब हैं, ये इससे बढ़ के 2,20,000 से ज़्यादा है मेरे ख्याल में, 2,20,000 से ज़्यादा, मगर 44,819 डेथ्स हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं अमेरिका के अंदर 1,37,191। तो ये टोटल इस वक्त सिचुएशन है। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के हालात बाकी मुल्कों से अमवात के लिहाज से बेहतर है मैं कहूँगा, क्योंकि जहाँ से आप देखें यूके और अगर आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो आपको मालूम होगा कि तकरीबन केसेस की तादाद सेम ही है, मगर यूके के अंदर जो कोरोना वायरस के रिलेटेड डेथ हैं वो 44,000 हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर 5,000 के करीब है। और अगर इसको अमेरिका की तरफ ले जाए तो अमेरिका में तो अल्लाह माफ़ फरमाए बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है, 1,37,000 लोगों का मरना इस बीमारी से बहुत बुरी पोजीशन होती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो हमने एक डिसाइड किया हुआ था कि हमने एंजाइटी और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं एक थोड़ी सी एडवाइस आपसे लेना चाहूँगा अपने लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में हमारे लोग बैठे हुए हैं, कि पिछली बार जब ईद उल फितर हुई थी और लोगों ने ईद उल फितर की वजह से वो बसों के ऊपर सफ़र किया और चले गए और लोगों ने बाज़ारों के अंदर रश किया और उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर पता चला कि कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, जबकि उससे पहले ऐसी चीज़ नहीं थी। तो अब दोबारा हमारी क्या कहते हैं बकरा ईद आ रही है, इसके ऊपर लोगों ने फिर ट्रैवल करना है। हमारे घर वाले भी कुछ कर रहे हैं और मैं भी समझा कर थक गया कि ना जाइए तो कुछ एडवाइस करें कि लोगों को समझाएं कि ये ईद जो है इसको कोशिश करें बाज़ारों में ना गुजारें और घरों के अंदर गुजारें। और ठीक है, जानवर लेने जाएंगे, आपने बकरा लेने जाना है या गाय लेने जानी है, तो इसके ऊपर ज़रा कुछ कहेंगे आप क्या करना चाहिए? थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि अपनी प्रॉबेबली जो गलतियां लोगों ने की हैं ड्यूरिंग ईद उल फितर, उससे थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो सर्ज आया वो ईद के एक आध हफ्ते बाद ही आया था। तो अज्यूम यही किया जा रहा है कि ये प्रॉबेबली ईद में बदएहतियाती हुई है, आप कह लें,
यानी लोग जो मुख्तलिफ जगहों पे बगैर किसी एहतियात के गए हैं, मास्क नहीं पहना है और दूसरी जो चीज़ें की हैं शायद ये उसी के नतीजा है। सो इस दफ़ा लोगों को अपनी थोड़ी-सी जो गलती है उससे सीखना चाहिए कि बदएहतियाती ना करें। आई थिंक लोगों को थोड़ा सबक भी मिल गया है क्योंकि आई थिंक जो इंटेंसिटी कोरोना वायरस की थी वो पाकिस्तान में आफ्टर ईद इतनी ज़्यादा हुई है कि लोगों के हर किसी के जानने वाले को या कहीं न कहीं हुआ है या कोई ना कोई अमवात हुई हैं। So I think once you see it's so close to your home, then it gives a bit of a more of a shock for people. So I hope कि लोग इससे learn करेंगे और एहतियात करेंगे इस दफ़ा। So उसके लिए पहली ज़रूरत यही है, जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो यही जो सोशल डिस्टेंसिंग की है, हाथ धोने की है और मास्क पहनने की है। तो लोगों को चाहिए स्पेशली जब वो बकरीद पे जब जानवर खरीदने जा रहे हैं या जो भी करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करिए तो कम से कम लोग जाएं और इस टाइम पे जाएं कि जब कि कम रश हो और अगर हो सके तो बेसिकली हिस्सा ले लें कहीं पे या ज़्यादा ऐसा काम कर लेंगे जिससे कि आसानी हो जाए। कुछ ये नहीं कि ट्रेडिशनली जिस तरह किया जाता था कि आप जाएं और सब एक इवेंट होता है ज़ाहिर है वहाँ पे कि तो उससे अगर हो सके तो उससे भी बचने की कोशिश करें क्योंकि ये एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का साल है और इसमें हम जिस तरह जो चीज़ें ट्रेडिशनली करते थे वो तो हम कर ही नहीं रहे। तो इस आई होप के लोग थोड़ा सा इस बात से सीखेंगे और उसको दूसरी तरह से करें। तो मास्क पहनना और हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग ये तो बिल्कुल बांध लें पल्ले और इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर इसको इन्होंने ऑब्ज़र्व किया तो इंशाअल्लाह ताला सर्ज मुश्किल है, लेकिन अगर इसको नहीं किया तो बहुत इम्कान है कि सर्ज दोबारा से हो जाए। तो मेरे ख्याल में गोइंग बैक टू द बेसिक्स अगेन कि सिंपल एडवाइस टू इन ऑर्डर टू अवॉइड इट, वरना पाकिस्तान बहुत लकी रहा है इस सिलसिले में कि इतनी अमवात नहीं हुई हैं। होपफुली लोग इसको अब एहसास करेंगे और इसको चैलेंज नहीं करेंगे अल्लाह की कुदरत को। ये डॉक्टर साहब आज मैंने मार्च के बाद फर्स्ट टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 6 माह, तकरीबन 5 माह के बाद। और मैंने भी ये एक मास्क अपने नाज़रीन के लिए और लिसनर्स के लिए कि ये देखिए एक मास्क है, ये भी मैंने पहना हुआ है और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखें आप, मैं भी जब नॉर्मल वॉक कर रहा होता हूँ तो नॉर्मली उस वक्त मैं नहीं पहन रहा, जबकि मुझे कहते हैं कि पहने, क्योंकि मैं उसको कोशिश करता हूँ कि जैसे मेरे सामने से कोई आ जाए तो मैं पेवमेंट से उतर जाता हूँ, रोड के दूसरी तरफ चला जाता हूँ, ताकि मेरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ज़्यादा जो मुअस्सर है वो रहे। मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जब लोगों ने सफ़र करना है तो वो एक कंजेस्टेड एरिया होता है जिसके अंदर हवा सर्कुलेट कर रही होती है। तो अगर कोई एक शख्स खांसेगा तो वो डेफिनेटली हर बंदे के पास उसकी हवा या जरासीम जाएंगे। तो लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ख़ास तौर पे जब आपने ईद के ऊपर डिसाइड कर ही लिया है कि हमने जनाब एक शहर से दूसरे शहर ईद करने जाना ही है, तो फिर ये मास्क लाज़मी पहनें। इस मास्क के बगैर सफ़र मत करें। बिल्कुल सही बात है और टू बी ऑनेस्ट विद यू ये सिर्फ ईद के लिए नहीं है, ये ईद के बाद भी ऐसे ही रहेगा और यही एक इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कोरोना के सर्ज से प्रिवेंशन का, तो वो यही लग रहा है कि हम इसको पूरी तरह स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसके जो एक फैलाव को रोकने का जो तरीका है वो यही नज़र आ रहा है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और मास्क तो मुझे नहीं लगता कि इस साल पूरी दुनिया में मास्क से जान हमारी छूटेगी, तो इसको तो हमें पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब तो लोग अपने कलर्ड मास्क भी अपने कपड़ों के साथ-साथ पाकिस्तान में चाहिए कि मास्क भी उसी कलर का सिलवा लें मैचिंग, ताकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर ड्रेस कोड नाउ। और इसमें इसको अगर इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उसका यही नुकसान है कि दोबारा से सर्ज होने का इम्कान है और कुछ भी हो सकता है और ख़ास के जब विंटर आ रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, इससे आगे दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से एक एंजाइटी और डिप्रेशन का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, हम बच्चों के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, मगर ये ओवरऑल लोगों के अंदर ये डिप्रेशन और स्ट्रेस की साइंस नजर आना शुरू हो गए हैं। जैसे अब ये बताओ कि फर्ज करें मियाँ बीवी की लड़ाई बढ़ने लग गई ये भी एक स्ट्रेस का हिस्सा हो जाता है। तो इससे कैसे डील किया जाए? देखिए, आप लास्ट टाइम भी हमने एक स्ट्रेस और एंग्जायटी पे बात की थी। आई थिंक ये इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि इसकी वजह से हर कोई अफेक्ट हुआ है और बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल कर रहे हैं और आप जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अगेन क्वेश्चंस अबाउट इट। तो ये तो एक ऑनगोइंग थिंग है। मैं इसके बारे में सिंपल एक जो मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने चीज़ जो सवाल किया वो ये था कि आखिर कम्युनिटी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत कॉम्प्लेक्स एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की या डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा। 70%
एंग्जाइटी पैनिक अटैक जो होते हैं कम्युनिटी में जनरल प्रैक्टिस या फैमिली फिजिशियन ही डील करता है, तो मैं माइल्ड टू मॉडरेट एंग्जाइटी अटैक की बात करूंगा आपसे, जो कि 70% के करीब होते हैं। तो एक सवाल जो बार बार लोग कर रहे थे वो ये था कि एंग्जाइटी अटैक में और पैनिक अटैक में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती होती हैं एक्चुअली। तो मैं क्विकली थोड़ी कुछ पॉइंटर्स दूँगा जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी, तो कि क्या डिफ़रेंस है इसका। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊँगा आपको पैनिक अटैक्स के बारे में, कि पैनिक अटैक्स किस तरह होता है। पैनिक अटैक जो है नॉर्मली अ, अचानक हो जाता है, यानी कि आप अचानक फ़ील करेंगे कि यू नो सडन फीलिंग एंग्शियस और अनप्रोवोक्ड होता है, अचानक बस आपको हो जाता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो लोगों का जो दिल की धड़कन होती है, वो बहुत तेज़ पैनिकी और हार्ट की जो ठीक है। धड़कन होती है, वो बहुत तेज़ होती है। हार्ट बीट बड़ी रेसिंग हार्ट बीट हम कहते हैं उसको। अक्सर लोग जो है उसमें चेस्ट पेन का भी बोलते हैं कि उनको चेस्ट में दर्द हो रहा है। हॉट फ्लशेस आना यानी कि पसीना आ जाना, ठीक है। टिंगलिंग उंगलियों में, सांस का तेज तेज आना, स्वेटिंग होना, पेट में दर्द का होना, तो ये ज्यादातर जो है ना ये पैनिक अटैक होता है। इसमें मैंने एक जरूर पॉइंट मैं जरूर मेंशन करूंगा, चेस्ट पेन का जो मैंने बोला, इससे हरगिज मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो वो उसको पैनिक अटैक में लेके हॉस्पिटल ना जाए। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों को पैनिक अटैक्स के बारे में या एंग्जाइटी अटैक की थोड़ी सी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, तो वो अगर उनको ज़ाहिर है उससे को रिलेशन ज़रूर करना है। इसको ये ना करें कि चेस्ट में पेन हो रहा है और कोई सिम्पटम भी पैनिक अटैक के नहीं है, उसको पैनिक अटैक लिया जाए। तो इसको ज़रूरी है कि रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट लिया जाए कि किस तरह हो रहा है, और इंसान को ज़ाहिर है अपने बारे में ज़्यादा पता है। तो उसको मैंने थोड़े से मोटे-मोटे पॉइंट बताने हैं। अच्छा, एंग्ज़ायटी में ये होता है कि एंग्ज़ायटी जो है वो प्रोग्रेसिव होती है। वो ठीक। आहिस्ते-आहिस्ते लोगों को होती है, और अक्सर लोगों को एंग्ज़ायटी किसी न किसी फिक्स्ड इश्यू से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स कोविड के बारे में परेशान है, तो वो रोज़ाना कोविड के बारे में सोचता है, एक्सेसिवली वरी हो रहा है कि इसके पोटेंशियल डेंजर्स क्या होंगे, और फिर वो आहिस्ते-आहिस्ते बढ़ती रहती है एंग्ज़ायटी जो है। और इसमें जो एक मैं फ़र्क की बात कर रहा हूँ, हालाँकि दोनों साथ भी हो सकते हैं। उसमें ये है कि डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन एंग्ज़ायटी में ये होता है कि जब आप एक कॉन्स्टेंटली एक अचानक हो रहा है पैनिक, और एंग्ज़ायटी जो है वो हल्के-हल्के रोज़ हो रही है, हर वक़्त हो रही है। ठीक तो है। उसमें अक्सर लोग बोलते हैं कि हम कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, हर वक़्त दिमाग में ख़्याल आना, इरिटेबिलिटी होना कि इरिटेबल हैं आप, हर वक़्त रेस्टलेस हैं आप, बेचैनी का होना, और बड़ी जल्दी से आप गुस्सा आ जाना। फिर वही बात है, डिज़ीनेस का होना, मुँह का खुश्क रहना, फटीग का रहना, नींद का ना आना, और अक्सर अगर एंग्ज़ायटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि भ हाँफना लग जाता है आदमी, अगर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का अटैक शुरू हो जाता है तो। तो ये मोटी-मोटी पॉइंटर्स हैं जो कि दोनों के बारे में, हालाँकि दोनों बहुत मिलते-जुलते हैं और अक्सर ये साथ भी आ जाते हैं। पैनिक में भी लोगों का साँस का तो मसला समटाइम्स हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल डॉक्टर होता साहब, है। पैनिक और शॉक एक ही चीज़ है वैसे? सॉरी, क्या? पैनिक और शॉक एक ही चीज़ है? नहीं, पैनिक नहीं, अटैक, शॉक 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 इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, टोटली शॉक डिफरेंट है। इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन शॉक तो किसी चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन पैनिक अटैक जो है मोर साइकोलॉजिकल होता है। शॉक की तो खैर हम बड़े डिटेल एक हुँ, इश्यू है, हुँ। उसमें आप मेडिकल कॉजेज़ भी हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं। तो ठीक। ये मोटी-मोटी बातें हो गई। हुँ, हुँ। अच्छा, ये जो एंग्ज़ायटी के जो सिम्पटम्स हैं, वो आहिस्ते-आहिस्ते ज़्यादातर बढ़ते हैं, कि आपको फ़र्ज़ कीजिए कि हल्की-सी एंग्ज़ायटी, पहले आप कोविड के बारे में हल्का-हल्का परेशान होना शुरू हुए, लेकिन अब रोज़ाना वो कोविड जो है ना दिमाग में हुँ, घूम रहा है, और उसकी वज़ह से आपको जो तमाम बातें जो मैंने हुँ। आपको पहले बताई, अम, वो होने लग जाती हैं, और इसके अलावा आपको ना एक डिटैचमेंट सी होने लग जाती है। आप पूरे एनवायरनमेंट से डिटैच हो जाते हैं, और उसका आपका जो एक फिक्सेशन है, वो एक उस प्रॉब्लम में जो आपको एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक दे रहा है, बस उसमें ही लग जाता है। आप तमाम दूसरी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हुँ, इसीलिए इट्स क्वाइट अ डिसरप्टिव थिंग एक्चुअली। हुँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पैनिक अटैक जो है वो चंद मिनटों में आता है और चला जाता है ज़्यादातर। ठीक मैं है। एक अंदाज़न बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। 1-2 मिनट से लेके 10-15 मिनट तक आता है, चला जाता है। जबकि एंग्ज़ायटी अटैक्स जो होते हैं, एंग्ज़ायटी है वो लंबी रहती है। ठीक। तो ये तो मैंने मोटे-मोटे पॉइंटर बता दिए कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, अब इसमें इसका हल क्या है? जी। इसका हल कोई एक ऐसी, सबसे पहले तो इसको मैं कहूँगा आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि यार मुझे एंग्ज़ायटी अटैक या पैनिक अटैक हो रहा है। उसके बारे में थोड़ा-सा इंसान को खुद सबसे ज़्यादा पता होता है, इस तरह के अगर किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उसको खुद हुँ, सबसे ज़्यादा पता होता है। तो उसके बारे में आइडेंटिफ़ाई करना। हुँ।
और अपने आप को याद दिलाना कि ये मेरे नॉर्मल से हट के हो रहा है कुछ, ये मैं नॉर्मली ऐसा नहीं होता था और मुझे अब ये जो है ना डिसरप्शन किसी वजह से हो रही है। अगर आप अपने चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई रीज़न क्या है, फॉर एग्जांपल आजकल तो कोविड के सिलसिले में ज़्यादातर सवालात आ रहे हैं। तो कोविड को बेसिकली पढ़ना उसके बारे में थोड़ा-सा और देखना कि 80% 90% लोगों को कुछ भी नहीं होता कोविड में। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को जब अगर आपको एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक हो रहा हो तो अपने आप को याद दिलाएँ ये टेम्परेरी सा एक फ़ेज़ है और ये चला जाएगा। और इसको इसको बहुत ज़्यादा अपने आप को रिमाइंड कराने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अक्सर डूम एंड ग्लूम की सोच आ जाती है। जब आप इस तरह एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक हो रहा होता है, आप सोचते हैं कि यार ये कभी नहीं जाएगा। हाँ तो जी। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये डालना है कि यार ये चला जाएगा। इसके लिए कंसंट्रेशन मैं वो 2-3 पॉइंट बताऊँगा जो कि जब अटैक हो रहा हो तो किया जाए। एक तो ये कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती है कि मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में बताया था, नंबर साँस लेके नाक से और मुँह से बाहर निकाला जाए साँस को और कंट्रोल ब्रीथिंग की जाए। और ये एक्सरसाइज नॉर्मल डेज़ में भी की जाए जब आपको एंग्ज़ायटी अटैक नहीं होता और इसमें एक महारत हासिल की जाए और फ़र्ज़ कीजिए जब एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक होता है तो उस वक़्त भी की जाए ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि जब एंग्ज़ायटी या पैनिक अटैक हो रहा हो तो कोई भी एक तस्वीर है या कोई भी एक स्ट्रक्चर है, उसकी तरफ अपने आप को फिक्स कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई एक पेंटिंग है, तो आप उस पेंटिंग को देखना शुरू कर दें और सोचें कि यार इस पेंटिंग में कलर क्या है? ये किसने बनाई थी? और ये किस कलर से बनी हुई है? इसका टेक्सचर क्या है? और इसका शेप क्या है? और उसको एक लाउडली डिस्क्राइब करना शुरू कर दें अपने आप से या यानी कि अपनी दूसरों को अटेंशन साथ अगर डाइवर्ट बैठाएँ। हो जाएगी आपकी, ठीक है। बिल्कुल, अटेंशन आपकी डाइवर्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आप एक और कर सकते हैं कि माइंडफुलनेस यानी कि आप अपने आप को ये याद दिलाएँ कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे कोई एक जगह पसंद है ज़िंदगी में कि मैं चाहता हूँ कि मैं मालदीव जाऊँ और मैं एक अच्छी-सी हॉलिडे बनाऊँ और बीच हॉलिडेज़ हों या किसी भी जगह का एक इमेजिनेशन करें और सोचें कि मैं उस जगह मौजूद हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, ये आप ड्यूरिंग एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक कर सकते हैं और उसमें एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक को काबू पाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। Once you are calm, then obviously you have to go for counseling, लॉन्ग टर्म में लोगों से बात करें। इसके अलावा बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। तो यस। ये हो जाएगा। डॉक्टर साहब ऐसे बात करने का मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें लर्न की। आखिर में जाते-जाते मैं अपने लिसनर्स के लिए ये भी बता दूँ कि जैसे ही आज फिगर्स मैंने बताई हैं कि कितनी डेथ हुई हैं, ये कोरोना वायरस की मैंने मेरे ख़्याल में काफ़ी अरसे के बाद ये पढ़ी हैं क्योंकि मुझे भी स्टार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई थी। और उसका हल फिर मैंने यही निकाला कि अपनी ज़हन अटेंशन को इसको डाइवर्ट करें किसी और तरफ। 24 घंटे ये फुटबॉल के मैच की तरह या क्रिकेट के स्कोर की तरह हमें ये डेथ रेट नहीं पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम बिल्कुल। सब के लिए आसानी फरमाए। आपका सर प्रोग्राम में आने का शुक्रिया और इंशाअल्लाह ताला फिर इसी चीज़ के ऊपर विदिन अ वीक और 2 वीक्स के टाइम फिर आपको सर तकलीफ देंगे। टिल देन सर थैंक यू अस्सलाम वेरी मच। वालेकुम। थैंक शुक्रिया। यू। Join the